आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, वो आपका इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये इसकी दूसरी यूनिट में हमारा पहला चैप्टर होता है। अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, इस चैप्टर की भी वेटेज हम 5 to 6 मार्क्स की मान के चलते हैं कि एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स की वेटेज रखेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है चैप्टर, तो इस चैप्टर का अगर हम बात करें तो इसमें हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमारे ह्यूमंस आते हैं, मतलब हमारे देश के लोग आते हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से देश को क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल है क्या, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स जो है वाइटल है पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब किसी भी देश के लिए उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वाइटल है। वाइटल मतलब जरूरी है, ठीक। इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑल द प्लानर्स बिलीव द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। दुनिया में जितने भी प्लानर्स हैं, मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, उनका मानना है कि किसी भी मजबूत देश की जो है मजबूत देश जो है वो डिपेंड करता है लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर, कि उस देश में ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं, ठीक है। ये तो ह्यूमन कैपिटल का एक इंट्रोडक्शन हम समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल है क्या। तो देखो, आपको याद होगा बिजनेस में हम लोगों ने 4 M's के बारे में पढ़ा था, ठीक। 4 M's मतलब मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक। तो अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ये 3 जो हमारे पार्ट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, ये हमारे फिजिकल कैपिटल का पार्ट माने जाते हैं। और जो आपने मैन के बारे में पढ़ा, ज़्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा, ये हमारी ह्यूमन कैपिटल का पार्ट मानी जाती है, ठीक। तो इसमें यही लिखा है इट इंक्लूड, इसके अंदर वो सारे इनपुट्स आ जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अगर हम बात करें प्रोडक्शन करने के लिए, हमें इन सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो भी यही होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एन एंटरप्रेन्योर हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गई और आपकी मशीन हो गई, ये सब कुछ हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते नहीं होते हैं, ठीक। लैंड हो गया, मटेरियल में आ जाएगा, मटेरियल सारे हमें नेचर से मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स। ये हो गया मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग वगैरह, ये सब हमारी फिजिकल कैपिटल कंसिडर की जाती है। फिजिकल कैपिटल जो है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, यहाँ लिखा है ना कि इस इनपुट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन करने की पड़ती है, ठीक। और किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी जीडीपी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उस देश की उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर की जाएगी। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस। अगर हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस माना जाता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल थोड़ी सी अलग होती है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल, एबिलिटीज, एजुकेशन, नॉलेज पोजेस्ड बाय पीपल्स। मतलब ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमारे स्किल्स आते हैं, हमारी एबिलिटीज़ आती हैं, एजुकेशनल नॉलेज आती है, ठीक। या और जो और नॉलेज है वो सब आता है जो कि पोजेस करे जाते हैं, मतलब किसी के द्वारा बियर किए जाते हैं, जो कि कौन होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। वही चीज़ है अभी हमने बात करी, मशीन है, मनी है और मटेरियल है। क्या अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करके छोड़ दूं तो इससे प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर इसमें मैन को प्लस कर दिया जाए तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होगा।
होगा नहीं होगा। तो ह्यूमन कैपिटल की हमें ज़रूरत होती है टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। मतलब मशीन्स, इन्हें कौन ऑपरेट करेगा, चलाएगा, मैन्स चलाएंगे। मनी अरेंज कौन करेगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, कौन डिसाइड करेगा, मैन करेगा। मटेरियल को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको गुड्स कौन से गुड्स में कन्वर्ट करना है और कैसे करना है, ये सारा काम कौन करेगा, मैन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करें जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिकल कैपिटल को इस्तेमाल करने के लिए। और मशीन, मनी और मटेरियल अगर हम बात करें तो ये हमारी फिजिकल कैपिटल कंसिडर की जाती है और मैन ह्यूमन कैपिटल कंसिडर की जाती है। ठीक, वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल्स। मतलब हमें अच्छी ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मतलब अच्छे स्किल्ड एजुकेटेड लोगों की रिक्वायरमेंट है, नॉलेजफुल लोगों की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम और अच्छी ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर सकें। मतलब अगर हम बात करें, हमें अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम आगे जाके और अच्छी ह्यूमन कैपिटल को अपने देश के अंदर बिल्ड कर सकें। इसके बाद अगला, इसमें जो नॉर्मली ऐसे तो नहीं पूछ जाता, डिफरेंस पूछ जाता है फिजिकल कैपिटल के बीच में और ह्यूमन कैपिटल के बीच में, कि फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के डिफरेंस को हम फटाफट से देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का ये आ सकता है। तो एग्ज़ाम में आपको बेसिस, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ऐसा एक फॉर्मेट बना लेना है। इस फॉर्मेट के बाद आपको बेसिस लेने हैं कुछ, जैसे कि सबसे पहला बेसिस है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब टेंजिबल, हमने पढ़ा है वर्ड टेंजिबल, मतलब देखा छुआ महसूस किया जा सकता है। तो फिजिकल कैपिटल, इट इज टेंजिबल एंड कैन बी सोल्ड इन मार्केट। ये टेंजिबल होती है और मार्केट में बेची जा सकती है। ह्यूमन कैपिटल, तुम्हारी स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, इट इज इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल होती है एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट, और इसे मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। ठीक, दूसरा डेप्रीसिएशन, मतलब फिजिकल कैपिटल पे डेप्रीसिएशन लगता है, इट डेप्रीशिएट विद पासेज ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय बीतने के साथ साथ फिजिकल कैपिटल, मशीन वगैरह हो गई, वो डेप्रीशिएट्स होगी हमारी। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो जल्दी डेप्रीशिएट नहीं होती। तो लिख देते हैं डेप्रीसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल can be reduced by making continuous इन्वेस्टमेंट। मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है वो परमानेंटली डेप्रिशिएट नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डेप्रिशिएट नहीं होती। ह्यूमन कैपिटल भी हल्की हल्की कम होती है, जैसे कि आप कोई स्किल या कोई नॉलेज एक्वायर कर लेते हो और बहुत समय तक उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, तो हल्के हल्के वो नॉलेज और स्किल आपका हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी तुमसे 11th का कुछ पूछा जाए, जैसे 11th में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हारे बहुत बेहतरीन होंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से आते होंगे, लेकिन अगर अभी उनसे तुमसे कहा जाए कि डिटेल में बता दो या उसमें तुमसे कुछ पूछा जाए, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उसका जवाब ना दे पाओ। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से पढ़ा ही नहीं है, उसको रिवाइज ही नहीं किया, मतलब उसमें हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से ही नहीं है खाली, यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टाइम इन्वेस्ट करने से भी होता है। ह्यूमन कैपिटल खाली पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं मिलती है,
टाइम को इन्वेस्ट करने से मिलती है। जैसे कि आप अकाउंट्स है, अकाउंट्स आपको खाली कोचिंग लगाने से या फिर बार बार कोचिंग जाने से, किताबें खरीदने से नहीं आएगी। जब तक आप उसकी पर्टिकुलरली खुद बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं आएगी। तो उसको आपको इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ठीक, तो ह्यूमन कैपिटल जो होती है उसमें डेप्रीसिएशन जो होता है वो कम किया जा सकता है। मतलब उसे आप भूलना कम कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो डेप्रीशिएट हल्के हल्के नहीं होगी। क्या कब नहीं होगी? जब आप लगातार कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहो, कंटिन्यूअस उसके बारे में स्टडी करते रहो। इसके अलावा मोबिलिटी ले सकते हो। मोबिलिटी का मतलब ट्रांसफरेबल, एक तरीके से मूवेबल हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल, इट इज मूवेबल या बिटवीन को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कंट्रीज। ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र ईजिली हो जाती हैं। इट इज़ लेस मोबिल बिटवीन कंट्रीज़, मतलब ये कंट्रीज़ के बीच में कम मूवेबल होती हैं, जल्दी इन्हें मूव करना ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता। सेपरेशन मतलब ओनर से अलग करना। तो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर। मशीन्स तुम्हारे पास, बाइक है, मोबाइल फ़ोन है, तुमसे छीना जा सकता है, तुमसे अलग किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज, उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो तुमसे निकाली नहीं जा सकती। तो ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर। तो ओनर से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। आउटकम, नतीजा क्या निकलता है? ठीक, मतलब ये किस चीज़ का नतीजा होता है? तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का नतीजा होता है। इट इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह जब आप खरीदते हो तो उससे पहले बहुत सोच समझ के फैसले लेते हो कि ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, मुझे इसकी नीड है या नहीं है, इसके फीचर्स क्या हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हो फिजिकल कैपिटल को लेने से पहले। ठीक, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की बात करें हम, ह्यूमन कैपिटल इज पार्शली सोशल डिसीजन और नहीं एंड लगाना, एंड पार्शियली कॉन्शियस डिसीजन। जैसे पढ़ रहे हो, कुछ बहुत मजबूरी में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? घर वालों का दबाव है, रिश्तेदारों का दबाव है कि पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जैसे आगे भी पढ़ोगे, ठीक, घर वाले कहेंगे अपनी इच्छा से कोई कोर्स कर लो, तुम्हें भी पता है कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोई ना कोई कोर्स तो करना ही करना है। तो इसमें थोड़ा फैसला तुम्हारा भी हो जाता है, तुम्हारा कॉन्शियस होता है कि चलो ये कर ले रहे हैं यार, पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे 11th में जब आए तो कुछ ना कुछ, भाई 11th 12th तो करना ही है, घर वालों का प्रेशर है। अब 12th करना है तो भाई 12th किसी ना किसी स्ट्रीम से भी करना है। तो बोले क्या करें यार? बोले साइंस औकात के बाहर है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, कॉमर्स थी तो औकात के बाहर भी, लेकिन पता नहीं कैसे तैसे करके थोड़ी बहुत कवर होके कहानी आगे बढ़ गई, कैसे ना कैसे करके, भगवान की कृपा दृष्टि थी। ठीक, तो ये थोड़ा पार्शियल डिसीजन भी होता है, मतलब हमारा कॉन्शियस डिसीजन भी होता है कि हमने सोच समझ के लिया कि आसानी से पास हो जाएंगे, इजी पड़ेगी, बाद में पिक्चर कोई और निकली वो बात अलग होती है। और थोड़ा सोसाइटी का भी डिसीजन होता है कि आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना है, मजबूरी ही है, आपको स्किल्स एक्वायर करने ही करने हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक इसमें और लिख सकते हो, इट कैन बी बिल्ट थ्रू imports। मतलब थ्रू imports, मतलब अगर हम imports करेंगे तो हम ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। इसको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता।
ठीक, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। जो भी स्किल्स आप एक्वायर करेंगे, जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे, वो आपकी मेहनत का नतीजा होगा। आपके कॉन्शियस डिसीजन से रिलेट करेगा कि आपको वो करनी ही करनी है या नहीं करनी है, मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है। ठीक, तो ये आपके कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग से रिलेट करता है। अगर हम बात करें तो इसे इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हमारे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच का डिफरेंस होता है। इसके बाद मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन समझ में आ गई। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज पोजेस्ड बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन कैपिटल ये चीज़ मानी जाती है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। मतलब कि जो हमारे स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है ना, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। ठीक, तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल को इंक्रीज करना। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया, ऐसे अगर हम बात करें तो फिक्स कैपिटल का इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, फिक्स कैपिटल में कितनी बढ़ोतरी हुई हमारी, या पूरा कैपिटल फॉर्मेशन बात करें तो हमारी पूरी ओवरऑल कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट आया, ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल किससे रिलेट कर रही है? स्किल्स से, यानी कि हमारे स्किल्स में कितना इंक्रीमेंट आया, हमारी एबिलिटीज़ में कितना इंक्रीमेंट आया, ये ह्यूमन कैपिटल होगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो यही हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता भी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को और अपने स्किल्स को, किसकी, हमारे देश की पॉपुलेशन के स्किल्स और एबिलिटीज़ को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। ये हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब एमसीक्यू में कभी कभार ऐसे करके पूछ लेते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम एक्वायर करते हैं, मतलब हासिल करते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन, या फिर उन लोगों की संख्या को बढ़ाते हैं, हु हैव द, जिनके पास स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस है। ठीक, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर या तो हम एक्वायर करते हैं या हम इंक्रीज करते हैं उन लोगों की नंबर्स को जिनके पास स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस होता है। ठीक, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था। यहाँ लिखा भी है, इट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज डेवलपमेंट एंड एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब अगर बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एसोसिएट करता है किससे? इन्वेस्टमेंट में। किसमें? इंसान के अंदर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि उसे एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्स बनाया जा सके। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेंगे, डेफिनेशन डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ सोर्सेज पूछ लेंगे। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे होती है, ऐसा क्या करा जाता है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर लिया जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाती है। ठीक, हम क्या करें ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए? मतलब अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करें, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए क्या करें, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो ये जो भी काम हम करते हैं, जो इसमें आगे लिखे हुए हैं, वो सब हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक, हमारे घर वाले, हम लोग अक्सर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। नॉर्मली अगर तुम बात करो, जितनी आप स्कूल की फ़ीस भरते हैं, अगर आप हिसाब लगाओगे ऑन एन एवरेज, तो आप उससे ज़्यादा अपने कोचिंग की फ़ीस भरते हैं। जहाँ पे आप कहीं पे भी कोचिंग पढ़ रहे होंगे, ऑन एन एवरेज एक तरीके से देख लेना, जब आप हिसाब किताब लगाओगे कोचिंग के सारे एक्सपेंडिचर्स का और स्कूल के सारे एक्सपेंडिचर्स का, अलग अलग सेपरेट करोगे उन्हें, तो कोचिंग के एक्सपेंडिचर्स आपके ज़्यादा बैठेंगे। ठीक, और स्कूल के एक्सपेंडिचर भी। और अगर टोटल इनकम में से इन दोनों को आप माइनस करोगे, मतलब इन टोटल इनकम में माइनस करने का मतलब, माइनस करना गलत हो गया, टोटल इनकम में जब इसका प्रोपोर्शन निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो आपको पता लगेगा आपकी इनकम का, आपके घर वालों की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किसके ऊपर खर्च हो रहा है? एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है। और इसके बाद अगर आप दूसरा देखोगे कि घर में और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो अगला पैसा खर्च हो रहा है आपकी हेल्थ के ऊपर। आप कहो सर हमारे घर में तो कोई बीमारी नहीं है,
तो हमारे ऊपर, हमारे घर में हेल्थ पे कैसा कैसे कैसे खर्च हो रहा है, तो आपके घर में हेल्थ पे ऐसा पैसे खर्च हो रहा है। आपके अगर कोई बीमार नहीं भी है तब भी आपके घर में फ्रूट्स आते होंगे, ड्राई फ्रूट्स आते होंगे, ठीक। या बात करो और भी हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन से रिलेटेड आती होंगी जो आप डेली कंज्यूम करते होगे। तो ये भी तो आपकी हेल्थ को इनडायरेक्टली बेनिफिट्स कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, आपको हेल्दी बना रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आती हैं, तो हेल्थ पे भी पैसा अच्छा खासा खर्च हो रहा है, मतलब अच्छे खान पान पे पैसा खर्च हो रहा है। खान पान भी तो हमारी हेल्थ जनरेट करता है, इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा और हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसके अलावा और पैसा हम खर्च कर दे रहे हैं अगर हम बात करें ट्रेनिंग के ऊपर। मतलब एजुकेशन तो ले ली, स्कूल कोचिंग से पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली। अब डिग्री लेने के बाद कुछ लोग जो हैं वो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग ही लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, अभी या तुम लोग ही हो, आगे नॉर्मल जाके बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज करोगे, MS एक्सेल, MS ऑफिस वगैरह सीखोगे, क्योंकि स्कूल में तुम्हें ये नहीं सिखाया जा रहा है। नॉर्मली बेसिकली देखा जाए वो सिखाया जी नहीं जा रहा है, उन्होंने कंप्यूटर ले रखी है। मोस्टली बच्चे कंप्यूटर लेते नहीं है, PhD लेते हैं या मैथ लेते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर आपको आगे जाके सीखना पड़ता है। जैसे कि जो बच्चे CA भी करेंगे अगर कॉमर्स की फील्ड में, तो आपको भी CA इंटर के बाद एक तरीके से, या CA इंटर से पहले जो आपका एक तरीके से ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको एक CA के अंडर में काम करना होगा। उसमें आपको 2 महीने का कंप्यूटर, 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स करना ही होता है, जो इंस्टीट्यूट कराता है, ठीक। तो वो मजबूरी पड़ जाती है, तो कंप्यूटर कोर्स तो करना ही करना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है, तो उस ट्रेनिंग पे भी खर्चा होता है। ट्रेनिंग की फीस भी भरोगे, वहाँ से तो खैर पता नहीं अब फ्री होती है, क्या होता है, क्या सीन है, अभी इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, आने जाने में तो खर्चा होगा, नहीं होगा। इंटर्नशिप में स्टिपेंड मिलता है, इस बात की गारंटी, लेकिन स्टिपेंड भी इतना थोड़ी नहीं मिलता है कि तुम सोचो कि सैलरी मिल रही है बहुत बड़ी। बेसिक स्टिपेंड मिलता है। स्टिपेंड का मतलब होता है, अगर हम बात करें, खाली इतना मिलेगा कि तुम वहाँ से, अपने घर से वहाँ चले जाओ, वहाँ से अपने घर आ जाओ। वहाँ पे काम करने का ऐसा नहीं कि सैलरी मिले, हाँ वहाँ जितनी इंप्लॉयज़ को मिल रही है तुम्हें सेम सैलरी मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्टिपेंड मिलता है इंटर्नशिप पे, ट्रेनिंग पे अगर हम बात करें, ठीक। तो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे, इन सब पे बहुत पैसा खर्च होता है। इसके अलावा और भी किस चीज़ पे पैसा खर्च होता है जो हमारी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में मदद करता है। हम लोग अक्सर स्किल एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक। अगर इस चीज़ को ध्यान से हम समझने की कोशिश करें, नॉर्मली अपनी लाइफ पे देखो, तो आप स्किल्स एक्वायर करने के लिए क्या क्या करते हो, ठीक। एक स्किल एक्वायर करने के लिए हम लोग बेसिकली एजुकेशन हासिल करते हैं। सबको पता है घर में हेल्थ पे पैसा खर्च होता है, हमने देखा। हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग तरीके की, ठीक। जो स्पोर्ट्स में है वो भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेते होंगे अलग से पर्टिकुलर। इसके अलावा हम बात करें और हम क्या करते हैं, हम माइग्रेट भी होते हैं। माइग्रेट होने का मतलब स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए कभी कभी हमें अपना होम टाउन, अपना शहर छोड़ के या अपना देश छोड़ के ही जाना पड़ जाता है, ठीक। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बेसिकली अगर हम देखें तो यही चीज़ें हमारी रिजल्ट करती हैं, यही हमारी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में मदद करती हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इसलिए पहला पॉइंट यही है, ठीक। लेबर स्किल ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन अनएजुकेटेड पर्सन, ये कॉमन सी बात है। मतलब लेबर स्किल्स जो होंगे, किसी भी इंसान की मेहनत करने के स्किल्स, यहाँ काम करने की स्किल्स की बात हो रही है। लेबर को वो मत समझना कि मजदूर वाला काम की, यहाँ किसी भी नॉर्मली काम करने की बात हो रही है। एक एजुकेटेड पर्सन के ज़्यादा बेटर होंगे एक अनएजुकेटेड पर्सन से, ठीक। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय हाउस होल्ड इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं बिजनेस के अंदर, हम लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मशीन्स खरीद के लेके आते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, हम लोग अपनी फ्यूचर इनकम को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर आप ऑन एन एवरेज हिसाब लगाना, कभी अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, लगा ही नहीं पाओगे, ठीक। लेकिन अगर जब आज से 5, 6, 7, 8 साल बाद जब जॉब वूब लग जाए, पूरा बिल्कुल सेटलमेंट हो जाए लाइफ का, लगे कि हाँ कि अब सेटलमेंट सा हो गया है, मतलब कि अब मैं पैसे कमाने लगा हूँ, अच्छी खासी इनकम अर्न करने लगा हूँ, अब बस खाली आगे अपने आप को और थोड़ा सा ग्रो करना है। जब ऐसी सिचुएशन में पहुँचो, तो उस सिचुएशन पे भी तुम पूरी तरीके से अपना ड्रीम अचीव भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तब भी हिसाब लगा के देखना, क्या तुमने जो एक्सपेंडिचर किया एजुकेशन पे, अगर ऑन एन एवरेज बात करें, आपने जो
एजुकेशन पे खर्चा किया वो खर्चा कितना होगा। मतलब अगर आप बेसिक से लेके चलो, नर्सरी से लेके 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन तक, और अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो, और पीजी, इन सब पे मिला के टोटल कितना रुपया खर्च कर दिया होगा। मुश्किल से 25 लाख रुपए, या मैं कह देता हूँ चलो 35 लाख रुपए हटाओ, 50 लाख मान लेते हैं डायरेक्टली। ठीक, मोस्टली बहुत लोग और भी ज़्यादा करते हैं, हम ऑन एन एवरेज 50 लाख मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके बिल्कुल तैयार हो गए, मान लो 21 साल की उम्र में हो जाओगे, 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक तरीके से ऑन एन एवरेज हिसाब लगाओ, अगर तुम्हारी जॉब लगती है ऑन एन एवरेज बेसिक पे भी अगर हम बात करें तो 20K की जॉब लगेगी, 20K की जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। अब 20K पर मंथ की जॉब, अगर बेसिक में कह रहा हूँ, बहुत ही लोअर लेवल पे 20K मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक, क्योंकि एक, हाँ, एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें, जो स्किल्ड पीपल्स होते हैं उनके लिए लेबर लॉ में अलग से प्रोविजंस है कि कौन किस काम के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी होनी चाहिए, पे स्केल्स डिसाइडेड है पहले से ही लेवल ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर बेसिक लेवल की बात करूँ तो 20K मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब 20K का मतलब 12 महीनों से करो तो 2.4 लाख, 2,40,000 रुपये हो गया, नहीं हो गया। अब अगर तुम बात करो 10 लाख, 10, अब हर तो 20K रहेगी नहीं, कुछ समय के बाद इंक्रीमेंट भी होगा। जब लगातार जॉब करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा और स्किल्ड हो जाओगे तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो अगर मान लो 3 साल 4 साल तुमने ऐसे करके पैसे कमाए तो ये 50 लाख रुपए कितने साल में कवर हो जाएंगे तुम्हारे, हो जाएंगे। और ये पैसा तुम कमाओगे कितनी उम्र तक, जब तक तुम ऑन एन एवरेज जिंदा रहोगे, रहोगे नहीं रहोगे। ठीक, ये तो मैंने बहुत ही लोअर लेवल पे एग्जांपल लिया है। लोगों की जॉब बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज पे लगती है, 1.5 लाख रुपए महीना, किसी की 50 लाख रुपए साल, किसी की 1.5 करोड़ रुपए साल। तो उनकी तो सोचो एक ही बार में निकल के आ गई। अगर किसी की फॉरेन कंपनी में IIM से उसने किया, अगर हम बात है IIM से उसने जो है MBA का कोर्स किया ग्रेजुएशन करने के बाद, और उसका पैकेज लगता है 1.5 करोड़ रुपए साल का, तो भैया उसकी तो पूरी कॉस्ट निकल गई। अगर मैं कह रहा हूँ 50 की जगह उसके 80 भी खर्च हुए तो अभी तो उसकी 1 साल में ही कॉस्ट निकल गई। अब बाकी की ज़िंदगी तो वो पूरी मौज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने अभी एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा किया है। तो मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एजुकेशन से, उसकी इनकम बढ़ी एजुकेशन की वजह से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, हमारे जैसे घर वाले इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि हम अपने घर की या अपनी फ्यूचर इनकम को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फॉर एक्सीज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो चीज़ मैंने तुम्हें अभी यहाँ समझाने की कोशिश करी वही चीज़ यहाँ लिखी है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से होने वाली कमाई आपकी जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से। जैसे अगर नॉर्मली मैं ही बात करूँ तो BCom जब मैंने किया था 2011 में, जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने जिस कॉलेज से BCom किया था वहाँ की फ़ीस थी करीबन 7,000 रुपये के आसपास। 3 साल का BCom होता है, ऑन एन एवरेज में बाकी सारे खर्चे मिला के कह देता हूँ कि 15,000 रुपये का मुझे BCom पड़ा होगा 1 साल का। 15 × 3 45,000। ठीक, तो 45,000 रुपये तो मैंने BCom में ही खर्च करे। उसके बाद मैंने MCom करा, वो भी सरकारी कॉलेज से करा, उसमें भी मेरा पैसा बहुत कम खर्च हुआ। ठीक, मान लेते हैं 2 साल में मेरा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा हूँ, इतना तो खर्च भी नहीं होगा, 30,000 रुपये खर्च हो गया, तो 75,000 रुपये खर्च हो गया। 12th तक की मेरी पढ़ाई पे मैं ऑन एवरेज मान लेता हूँ कि मेरे घर वालों ने 8 लाख रुपये खर्च कर दिए होंगे। ठीक, तो 8,75,000 रुपये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा मैंने और जो डिग्री हासिल करी, जैसे B.Ed किया, तो उसमें भी मैंने करीबन 1,20,000 रुपये के आसपास लगाए, तो वो भी अगर मैं लगा लूँगा तो इसमें 10 लाख रुपये हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने MA करा इकोनॉमिक्स से, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसका भी खर्चा लगाऊंगा तो हद से हद
10.5 लाख के आसपास बैठ जाएगा। ठीक, उसके अलावा मैंने सीए फाउंडेशन की तैयारी करी, सीए इंटर की तैयारी करी, उसमें जो खर्चा करा उसको भी लगा लूँ तो 11 लाख रुपए बैठ जाएगा। ठीक, या हद से और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 2 लाख रुपए, 13 लाख, 14-15 लाख हो जाएगा। चलो हटाओ। तो मैंने टोटल अब तक अगर बात की जाए तो 15 लाख रुपए घर वालों ने मेरे अब तक खर्च किया होगा। मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी 1993 की डेट ऑफ बर्थ है, तो पढ़ाई शुरू हो गई होगी, मान लो पहले एडमिशन जल्दी हो जाते हैं 4-5 साल की उम्र में। ठीक, 3-4 साल की उम्र में, तो 4 साल की उम्र में एडमिशन हो गया होगा ऑन एन एवरेज। ठीक, तो आप लगा सकते हो उससे उस समय के टाइम पे कितना खर्चा हुआ होगा। आज के टाइम पे ये है, तो उस समय के टाइम पे महंगाई इतनी नहीं हुआ करती थी, तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा एजुकेशन पे, अच्छे स्कूल में पढ़ाने पे भी। ठीक, तो उसका बेनिफिट मुझे आज कितने टाइम से मिल रहा है ये मुझे पता है। और जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो आप इस चीज़ को खुद रियलाइज करोगे कि हाँ ये ऐसा है, क्योंकि उस समय ये नहीं जो आज इनकम है, जब तुम्हारी जॉब लगे आज से 5 साल बाद, तो उस समय भी बेसिक पे 20,000 रुपए ही हो। हम तो आज के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक, तो वो चीज़ यहाँ कंसिडर की जाती है, देखी जाती है। तो ये हो गया। अब एजुकेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें मदद मिलती है। कैसे मिलती है? ठीक, तो ये देख लेते हैं। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, जो लॉजिकल क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे मदद करेगा। तो एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। एजुकेशन से लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें, ठीक, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब जीडीपी, नेशनल इनकम छोड़ो, जीडीपी छोड़ो, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर लगा लो या फिजिकल ईयर लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक, एक साल के अंदर देश के रेसिडेंट द्वारा कमाई गई सारी इनकम नेशनल इनकम है। मतलब हम जितनी ज़्यादा इनकम कमाएंगे उतनी ज़्यादा देश की हमारी नेशनल इनकम होगी, उतनी ज़्यादा हमारे देश की क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो एजुकेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी, नहीं देगी? इट गिव्स बेटर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड प्राइड। समाज में आ रहे समझ, वो तो आगे आ जाएगा। सोशल अंडरस्टैंडिंग मतलब समाज को समझने में, और कि दुनिया में ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि पहले के टाइम पे बहुत सारी प्रथाएं चला करती थी पुराने ज़माने में, अब वो प्रथाएं चलना बंद हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को समाज में सोशल में अंडरस्टैंडिंग हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे कहते थे कि बेटा रात के समय पे नाखून नहीं काटने या झाड़ू नहीं लगानी है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक हुआ करता था। हाँ, इसके पीछे लॉजिक हुआ करता था। क्या लॉजिक हुआ करता था? पुराने ज़माने में नेल कटर्स नहीं हुआ करते थे, लोग ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे नाखून काटने के लिए। रात के समय में रोशनी कम होती थी, और अगर बाई चांस आपने ब्लेड गलत यूज़ कर लिया तो आपका हाथ या पैर की उंगलियां भी कट सकती हैं। तो इसीलिए ये बात कही जाती थी। इसके अलावा उस समय के टाइम पे लोग, औरतें गहने वगैरह, जेवर वगैरह बहुत पहना करती थी। बाई चांस कूड़ा करकट साफ करते समय रात के समय में नहीं दिखा और कोई छोटा मोटा गहना, कोई लॉकेट वगैरह कुछ भी जो है वो जो है झाड़ू लग गई उसके ऊपर, नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता था उस ज़माने में कि जो है हमें क्या करते हैं, वहाँ पे क्या कहते ये काम नहीं करने चाहिए। ऐसे ही एक पेड़ होता है, कौन सा होता है मैं नाम भूल गया, जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक, कहा जाता है कि उसमें भूत प्रेतों का वास होता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, उसके रात में उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ही कहते हैं? क्योंकि रात में उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेड़ रात में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब करता है। और नाम भूल गया मैं, सेक्रेट पेड़ है, ज़्यादातर नॉर्मली हमें मिल जाता है। ठीक, तो वो ऐसा पेड़ होता है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो उससे जो लोग वहाँ उसके नीचे सोएंगे उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक, तो उससे बीमारी हो सकती है, दमे वगैरह की। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता था कि ऐसा ना करें। तो मतलब सोशल अंडरस्टैंडिंग करने में मदद मिलेगी। प्राइड, आप समाज में एक प्राइड महसूस करोगे कि नॉर्मली आप जो लोग हैं आपके आसपास, आप उनसे ज़्यादा सुपीरियर हो, आप उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो, समाज में समझने की आपके अंदर समझ है। जैसे कि अगर बात करें, आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम किया, तो अब तुम्हें पता है कि आरबीआई ने 0.25 एलबीपीएस से रेपो रेट कम किया है। तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा। उसके लिए तो खाली न्यूज़ है, रेपो रेट कम कर दिया। ठीक, बस ये सुनने में आ रहा है उसकी, अरे रेपो रेट कम कर दिया, लोन सस्ते हो जाएंगे। ठीक, यही तो हो रहा है। रेपो रेट कम करने का मतलब यही तो हुआ
कि लोन सस्ते हो जाएंगे, यही तो है। ठीक, तो बस उसे इतना पता है, लेकिन तुम्हें पता है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पूरी इकोनॉमी पे, क्योंकि तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें समझने में ज़्यादा मदद मिलती है। इट एनेबल वंस टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। पढ़ा लिखा इंसान एक ना समझ अनपढ़ इंसान के मुकाबले ज़्यादा अच्छे फैसले ले पाता है अपने डिसीज अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए। ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता है। आप पढ़े लिखे होगे तो चीज़ों को एनालिसिस करने का ढंग आपका दूसरा होगा, और एक कम पढ़े लिखे इंसान का दूसरा होगा। ठीक, इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। एजुकेशन हमें समाज में आने वाले बदलावों को समझने में भी मदद करती है कि सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आपको आते देखेंगे। हर चेंजेस के पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक, अगर बात करें जो नॉर्मली देखो, अगर पूरा आप इतिहास उठा के देखो, क्या स्टार्टिंग में कभी ये धर्म वगैरह हुआ करते होंगे? नॉर्मली अगर सोच के देखो, लाइफ से हटके कभी पता करने की कोशिश करो, गूगल करो, इसके डिटेल में जाओ, तो हो सकता है इस चीज़ को तुम समझने की कोशिश करो कि ये क्रिएशन हुआ कैसे, देश, कंट्रीज, ये सब क्यों बनना शुरू हुए, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक, तो इसको समझ सकोगे कब? एजुकेशन हासिल करोगे, जब इसके बारे में पढ़ोगे, तभी तो समझ में आएगा। तो यही चीज़ है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस, मतलब ये इन्वेंशंस करने में मदद करता है। भैया ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज की बेसिस पे ही तो इन्वेंशन होता है। नॉलेज ही नहीं है तो इन्वेंशन कहाँ से होगा? इट फैसिलिटेट एडप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज नई टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी सीखने में मदद करती है। जैसे कि कोई नया गेम आता है, कोई नया ऐप आता है, आप उसको चलाने में जल्दी से ही जल्दी परफेक्ट हो जाते हो, उसको जल्दी से चलाना सीख जाते हो। क्यों सीख जाते हो? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको उसमें जो चीज़ें लिखी आ रही हैं, जो बनी आ रही हैं, वो समझ में आ रही हैं कि क्या है। ठीक, तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में ये मदद करता है। तो ये 3 नंबर में भी सेपरेटली पूछा जा सकता है एजुकेशन। इस तरीके से हेल्थ भी पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। हेल्थ जो खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर, वो भी जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हेल्दी लेबर फोर्स मिलती है। मतलब हमारे पास लेबर फोर्स जितनी हेल्दी होगी, वो उतना ज़्यादा काम कर पाएगी कम समय में, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली। ठीक, पुअर हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। ठीक, अगर इंसान की हेल्थ खराब होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी। हम लोग खर्चा करते हैं हेल्थ के ऊपर ताकि हम सोसाइटी के अंदर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स और को जनरेट कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ क्वालिटी ऑफ लाइफ को, किसकी? लोगों की। वेरियस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर किए जाने वाले खर्चे तो एक आध नंबर में कहीं भी पूछ सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, जैसे कि बचपन में वैक्सीनेशंस लगती हैं अलग अलग टाइप की। क्यूरेटिव मेडिसिन्स, जब बुखार उखार आ जाए तो हम लोग पैरासीटामोल वगैरह ले आते हैं। सोशल मेडिसिन्स, जैसे कि स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी वगैरह, कॉमन जो नॉलेज मिलती है कि जैसे गर्मियों में अभी कुछ समय के बाद हमें कॉमन नॉलेज एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे टीवी पे, अलग अलग जगहों पे सरकार के द्वारा चलाए जाते हुए, कि जो है पानी नहीं भरने देना चाहिए, कूलर का पानी बार बार चेंज करें। ठीक, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। ठीक, तो ये सोशल मेडिसिन होती हैं। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। गुड सैनिटेशन फैसिलिटी, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये क्या होता है? जॉब करते करते ट्रेनिंग, आपका एक तरीके से इंटर्नशिप जो कही जाती है। ठीक, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज एनहांस विद द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जो प्रोडक्टिविटी है फिजिकल कैपिटल की, वो बढ़ाई जा सकती है ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट करके। मतलब अगर हम बात करें, कंप्यूटर बहुत लोगों के पास होगा, लैपटॉप पीसी बहुत लोगों के पास होगा, लेकिन हर इंसान उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाता होगा। ऐसे ही तुमने देखा होगा, फ़ोन बहुत लोगों के पास होता है, सेम फ़ोन होंगे, महंगे महंगे फ़ोन होंगे, लेकिन वो उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फिज़िकल कैपिटल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी ह्यूमन कैपिटल में उतनी नॉलेज ही नहीं है, उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड ही नहीं है। ठीक, तो ये इसलिए प्रोडक्टिविटी जो फिज़िकल कैपिटल की होती है, वो डायरेक्टली ह्यूमन कैपिटल से रिलेट करती है। जितनी अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी,
उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर बात करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, स्किल्स और एफिशिएंसी में वर्कर की इंक्रीमेंट आता है और इससे प्रोडक्शन में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वर्कर में भी ट्रेन इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अंदर स्किल्ड वर्कर। तो हमने पढ़ा था ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड में बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स थे आपके, किसमें, बिजनेस के अंदर, स्टाफिंग के अंदर। तो यहाँ पे उन्हें हमें इतना नहीं करना है, बस यहाँ पे खाली लिख देना है कि वर्कर्स जो है कभी कभी या तो फर्म के अंदर ट्रेन की जाते हैं किसी ना किसी इंसान के सुपरविजन के अंदर में, टेक ऑफ अनदर स्किल्ड वर्कर, और वर्कर में भी सेंड फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या लोगों को वेस्टिबल ट्रेनिंग जो हमने पढ़ा था उसके लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्लासरूम टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था। ठीक, इट इज़ इकोनॉमिकल, ये सस्ता पड़ता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ये सस्ता पड़ता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग होती है। रिटर्न फॉर सच ट्रेनिंग इज जनरली हाई देन इट्स कॉस्ट, मतलब इस पर खर्च होने वाली कीमत से ज़्यादा फायदा हमें इसके रिटर्न्स पे मिलता है। मतलब एक बार एम्प्लॉय ट्रेन हो जाता है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, वेस्टेज वगैरह, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाता है। आगे दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन के ऊपर होने वाला खर्चा। ठीक, तो हमने इसकी भी बात की थी। इंक्रीज इन अर्निंग ड्यू टू माइग्रेशन इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक, तो इसको समझने से पहले ये लाइन समझनी पड़ेगी। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब डेट फैच देम हायर सैलरीज। मतलब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब ढूंढते हैं हायर सैलरीज के में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, आज मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उस स्कूल में जो इतनी मुझे सैलरी मिल रही है, कल को मुझे कहीं और उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा, 2 मिनट भी नहीं सोचूंगा। ठीक, लोग जो है ज़्यादा सैलरीज की सर्च में, हायर सैलरीज को हासिल करने के लिए जॉब की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करते रहते हैं। इंक्रीज इन अर्निंग ड्यू टू माइग्रेशन इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। मतलब जो माइग्रेशन की वजह से अर्निंग में इंक्रीमेंट आएगा वो हमेशा कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। मतलब आप जब कभी भी माइग्रेट होकर दूसरे शहर में काम करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पे स्केल पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जाने आने का खर्चा होगा आपका, रोज जाने आने वाला खर्चा नहीं, माइग्रेशन का खर्चा। भाई वहाँ जाओगे, वहाँ रहोगे, वहाँ पे खाना पीना भी पड़ेगा, रहने के लिए सेटलमेंट भी करना पड़ेगा, सामान उमान भी खरीदना पड़ेगा, ये सब आपका जो है जाने का किराया भी भरना पड़ेगा। ठीक, ये सब हमारा कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कहलाता है। ठीक, तो ये कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन जो होती है ये हमेशा जो इंक्रीज इन अर्निंग आएगा उससे जो है कम ही बैठती है। आगे दे रखा है एम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब जो हमारे जो जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में आते हैं जॉब की सर्च में, ये हमें पहले से पता है। क्वालिफाइड पर्सन्स जो गए इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह, सीए वगैरह होते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं जॉब्स करने के लिए। ठीक, माइग्रेशन इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग एट माइग्रेटेड प्लेस। देखो ये कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन की बात हो गई। माइग्रेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, मतलब आप जो जा रहे हो वो खर्चा एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और कॉस्ट ऑफ लिविंग माइग्रेटेड प्लेस, माइग्रेट जहाँ पे जा रहे हो वहाँ जो रहोगे उस रहने में जो खर्चा होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा माइग्रेशन हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन पे भी पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि फालतू रीलें देखते रहते हैं। ठीक, उसकी जगह अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखोगे रिलेट करती है, जैसे बिजनेस की केस स्टडीज़ देखोगे, बहुत सारे सीएस के चैनल है यूट्यूब पे जो केस स्टडीज़ डालते हैं बिजनेस की, इन रील्स की जगह अगर आप वो देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी ज़्यादा। ठीक, आपने सब्जेक्ट्स को आप और डीपली आसानी से समझ पाएंगे, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन पे भी खर्चा करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक, बेसिकली ये तो मैंने नॉर्मल एक तुम्हें एग्जाम्पल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि जो खर्चा हम इंफॉर्मेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए, जैसे अभी तुम लोग करोगे 12th के पेपर होने के बाद, अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ होगी यार 12th हो गया, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, उसकी कितनी फ़ीस है, वहाँ पे एडमिशन लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे करके उस पर कुछ ना, वहाँ पे कितना खर्चा आएगा एजुकेशन हासिल करने के लिए, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, रूम लेके रेंट पे रहना पड़ेगा, क्या पीजी लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आने जाने का कितना दूर का डिस्टेंस है पीजी से कॉलेज का, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है।
ठीक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आना जाना पड़ेगा अगर दूसरे किसी शहर में आप जाके एडमिशन लेंगे तो। ठीक, इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल। जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है, किस लिए? डिसीजंस लेने के लिए, ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें किसमें? ह्यूमन कैपिटल में, एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल। मतलब इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है ताकि हम ये फैसला कर सकें कि हमें कहाँ से ह्यूमन कैपिटल हासिल करनी है। इसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल, जो एक्वायर करी है हमने ह्यूमन कैपिटल, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी क्यों है? तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल, तो हमने पीछे पढ़ लिया ह्यूमन कैपिटल जरूरी है ताकि फिजिकल कैपिटल का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पे यही लिखा है, फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय द मीन्स ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिजिकल कैपिटल खाली तभी बनाई जा सकती है, फिजिकल कैपिटल क्रिएट की जाती है हार्ड वर्क से और इंटेलिजेंट वर्क से। ह्यूमन बींग की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी जो होती है फिजिकल कैपिटल की, डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये दोनों पॉइंट नीचे वाले लिखने, इन पे स्टार लगे हुए हैं, ऊपर वाला आप मिस भी कर सकते हैं। ह्यूमन स्किल एंड देयर एफर्ट्स हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो ह्यूमन के स्किल्स होते हैं और एफर्ट्स होते हैं वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में फिजिकल कैपिटल की मदद करते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ पीपल विच कैन बी अटेंड बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट और क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है हमारे लोगों के स्किल्स के ऊपर। स्किल्स अटेन की जाते हैं एजुकेशन हासिल करके, ट्रेनिंग हासिल करके, डेवलप करके स्किल्स को। ठीक, इसके अलावा SCF रेजेस द प्रोडक्टिविटी एज नॉलेजेबल एंड स्किल वर्कर मस्ट मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। SCF जो है वो प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कर जो होते हैं वो रिसोर्सेज का बेटर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन हेल्प इन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी मदद करती है एक्वायर करने में नए नए स्किल्स को और नॉलेज, जिसके बारे में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जो टेक्नोलॉजी चल रही है या जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स चल रही हैं उनके बारे में डाटा इकट्ठा करने में। ठीक, इसके अलावा इन्वेंशन एंड इनोवेशन, ये क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी विच फैसिलिटेट्स इनोवेशन एंड इन्वेंशन। मतलब एजुकेशन की मदद से हमें समाज में आने वाले चेंजेस के बारे में पता लगता है हमें, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग इनोवेशंस और इन्वेंशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब समाज में आने वाले चेंजेस को, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हुआ करती थी, तो जो है व्हीकल्स वगैरह का इन्वेंशन हुआ। ऑब्वियस सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो सेलफोन्स वगैरह आपके इन्वेंट हुए। मतलब पहले वो PNT वाले फ़ोन्स जो थे, टेलीफोन्स इन्वेंट हुए। फिर उनके संग भी समस्या थी कि उन्हें कैरी नहीं किया जा सकता, तो उस समस्या को भी किसी इंसान ने समझा, सेलफोन्स का इन्वेंशन किया। तो अगर बात करें समाज में जो चेंजेस आ रहे थे, उन चेंजेस की वजह से अगर देखा जाए तो जो इनोवेशंस हैं और इन्वेंशंस आज हम देख रहे हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड्स मतलब सोच विचार। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री का वो लोगों के एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प इन चेंजिंग द मेंटल आउटलुक एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अगर हम बात करें, जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होती है वो मदद करती है लोगों का मेंटल आउटलुक चेंज करने में। मतलब दो लोगों की सोचने समझने की, सोच को चेंज करने में एक तरीके से मदद करती है। ठीक, जैसे कि अगर बात करो पहले के टाइम में और अब के टाइम में लोगों की थिंकिंग में ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे देखो तो पहले के टाइम पे कास्टिज्म बहुत देखने को मिलता था, छुआछूत बहुत देखने को मिलती थी, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने कई मूवमेंट्स भी चलाए थे अगर आप बात करो। लेकिन आज के टाइम पे इतनी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि सब लोग एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये खाली हमारे पुराने ज़माने के बनाए हुए, एक तरीके से देखा जाए तो रीति रिवाज थे जिनकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो ये इसके बारे में। ऐसी पहले के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, तो आज के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है। पहले नौकरी नहीं करने दी जाती थी, आज के टाइम पे लड़कियों को नौकरी भी करने दी जाती है। तो मेंटल आउटलुक हल्के हल्के लोगों का चेंज हो रहा है और आगे और चेंज होगा। ठीक, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन से या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इंसान की ज़िंदगी भी बढ़ती है। पहले के टाइम पे लोग बहुत छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे। ठीक है, किसी के कील लग गई पैर में,
जो है टिटनस का इंजेक्शन के बारे में पता ही नहीं है कि इली तो लगी ही सही हो जाएगी कुछ दिनों में। वो जो है घाव बढ़ गया, जख्म बढ़ गया, हल्की हल्की करके पैर खराब होने लगा, फिर पैर काटना पड़ा या फिर उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। मलेरिया, डेंगू जैसे छोटी छोटी मोटी मलेरिया जैसी बीमारी, छोटी छोटी बीमारी जो मच्छर काटने से हो जाती हैं, या बात करें ऐसी छोटे छोटे मोटे बुखार, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ, कॉलरा जैसी बीमारियाँ, जो कि आज के टाइम पे बहुत नॉमिनल छोटी सी बीमारी है, इनका इलाज बहुत ईजिली पॉसिबल है। पहले इनसे ही लोग मर जाया करते थे। ठीक, तो अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मदद करती है, क्योंकि इसकी वजह से जो अगर हम बात करें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, न्यूट्रिटिव फूड की अवेलेबिलिटी है हमारे देश में, उसमें चेंज आया है, जिससे कि एक इंसान हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी पा रहा है। मतलब इंसान अवेयर हो पाता है एक तरीके से। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो उसे एजुकेशन मिलती है, उस एजुकेशन के बेसिस पे आप इसमें ये भी लिख सकते हो, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा है SCF फ्रेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ाता है। हेल्थ फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल्स पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ। मतलब अगर हम बात करें जो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आज के टाइम पे अवेलेबल्स है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही है। न्यूट्रिटिव फूड्स जो अवेलेबल हैं वो भी इसी की वजह से है। तो इसकी वजह से ह्यूमन एक हेल्दी लाइफ जीता है। दिस इन टर्न एड टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे जो है हमारे जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये यहीं से आ जाता है। SCF ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ पीपल। इससे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ पर्सन। मतलब जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ एजुकेशन पे और हेल्थ पे किसी भी इंसान की। ह्यूमन कैपिटल मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड पीपल स्टार्ट अर्निंग हायर सैलरीज एंड लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बनाता है लोगों को ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव, और लोग जो है ज़्यादा सैलरीज अर्न करना शुरू कर देते हैं और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड के तौर पे, मतलब एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पे लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन्स हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कम्पेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। मतलब अगर हम देखें जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनकी फैमिलीज ज़्यादा छोटी देखी जाती हैं एज कम्पेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसलिए एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो ज़रूरी है ताकि पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को भी कम किया जा सके। प्रॉब्लम्स आने जो आती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्या क्या आती हैं? सबसे पहला है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अभी भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशिएंट हैं। अगर हम बात करें द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए जिन रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया है हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। वो उससे बहुत कम है जितने रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें हमारे देश में पर टीचर स्टूडेंट रेशियो की अगर बात करें तो टीचर्स कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक, तो स्कूल्स कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। तो मतलब जितने भी अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये जितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अभी भी कम है। अगली क्या समस्या है? ब्रेन ड्रेन। ये क्या है? ब्रेन ड्रेन मतलब एक तरीके से दिमाग का नाली में बहना कहा जाता है हिंदी में, लेकिन इसको मतलब ये होता है कि कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारे देश के, बहुत ही हाई इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं और फॉरेन में जाके जॉब करना शुरू कर देते हैं। उसका बेनिफिट फॉरेन कंट्री को मिलता है। जैसे कि सुंदर पिचाई ही ले लो, इतना टैलेंटेड IITian था गूगल में, CEO में। अब भाई ऑब्वियस सी बात है क्यों नहीं जाएगा? उसकी जगह तुम या मैं होते तो हम ही लोगों को इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, इतनी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हम ही जाते, क्योंकि हमें हमारे देश में नहीं मिल रहा है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने की इच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वही मूव ऑन करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए लोग जो होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी मूव ऑन कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश से जो क्वालिटी पर्सन होते हैं वो सारे चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें, गूगल का CEO इंडियन है आपका। उसके अलावा बात करो, ट्विटर का CEO पहले इंडियन हुआ करता था, आपका परागी हुआ करता था। उसके अलावा मास्टर कार्ड बनाने वाला, वीज़ा कार्ड बनाने वाला, ये सब इंडियंस हैं। मोस्टली हायर रैंक्स पे अगर आप जाकर देखोगे तो सब इंडियंस ही बैठे हैं। ब्रिटिशर्स का हमारा PM भी कुछ समय पहले इंडियन हमारे बैकग्राउंड का था नहीं था? ठीक, तो यही है। तो ये ब्रेन ड्रेन कराता है। इससे क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है हमारे देश को नुकसान पहुंचता है।
आगे दे रखा है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये भी एक समस्या है। ठीक, कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन एंड एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसे जैसे फॉर्म पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ती जा रही है, वैसे क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल की वो कम होती जा रही है। हाई पॉपुलेशन रिड्यूस द पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कम होती जाएंगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जाएगी, एजुकेशन की डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक, कॉलेजेस की डिमांड बढ़ती जाएगी, इतनी सीट्स होंगी नहीं ना कॉलेजेस में ना स्कूल्स में, तो क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल की जो, अगर हम बात करें क्वालिटी है, उसके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। एक क्लास में लोग स्कूल ज़्यादा बच्चे बैठाएगा, जैसे बहुत सारे स्कूलों में है ही ऐसा कि नॉर्मली अगर आप जाके देखोगे बहुत सारे स्कूलों में है जहाँ पे एक ही क्लास में 40-40, 50-50, 60-60 बच्चे बैठा के हैं और एक टीचर एक ही पढ़ा रहा है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, जबकि कायदे में वहाँ पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 सेक्शंस क्रिएट होनी चाहिए। ऐसा आपको बहुत सारे स्कूलों में मिल जाएगा देखने को। अगर आप जाके देखोगे इंडिया के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, अब टीचर हर बच्चे पे थोड़ी ध्यान दे पाएगा। अगर एक स्टूडेंट टीचर रेशियो है, डिसाइड किया गया है कि एक इतने स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होगा ना, कुछ सोच समझ के डिसाइड किया होगा, क्योंकि टीचर उतने ही बच्चों पे एक बार में ध्यान दे सकता है, उससे ज़्यादा पे नहीं दे सकता। अगर आप इतने बैठा दोगे तो फिर उसमें टीचर ध्यान नहीं दे पाएगा। ऐसी आप कोचिंग क्लासेस में देख लो, पर्टिकुलरली यही होता है। ठीक, तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। आगे दे रखा है सेवरल इम्बेलेंसेस, इसके अलावा कुछ इम्बेलेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड हायर एजुकेशन विच इज मीन फॉर रिच पीपल एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब तुमने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, सरकार ने फला यूनिवर्सिटी खोली, सरकार ने ये कॉलेज खोला, सरकार ने ये वाला मेडिकल कॉलेज खोला। ठीक, सरकार जो है ये हायर एजुकेशन पे ही खर्चा ज़्यादा कर रही है। सरकार कभी प्राइमरी स्कूल्स क्यों नहीं खोलती, बेसिक एजुकेशन के ऊपर खर्चा क्यों नहीं करती, करती है तो बहुत कम क्यों करती है, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक, तो वजह तो खैर हमें भी नहीं पता क्या है, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो ज़्यादातर सरकार रिसोर्सेज लगाती है, पैसा लगाती है अपना एजुकेशन के ऊपर, वो हायर एजुकेशन की तरफ लगाया जाता है, ना कि एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ, प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ लगाया जाता है। और अगर आप बात करो तो इतनी हायर एजुकेशन कौन लोग लेते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में कौन लोग, किसके पास है 1.5 करोड़ रुपए एमबीए करने के लिए, एक कॉमन इंसान के पास तो है नहीं। ठीक, वो तो बेचारा लोन लेके ही करवाएगा। ठीक है नहीं है, तो कहाँ से लेके आएगा। तो ये कॉलेजेस सरकार खोल रही है, क्यों खोल रही है, इससे क्या बेनिफिट है। बेनिफिट्स तो है, खैर जो बेनिफिट है वो होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर रिसोर्सेज जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ डाइवर्टेड किए जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन जो है वो खाली रिच लोग ही ज़्यादातर अफोर्ड कर पाते हैं कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के मुकाबले। ठीक, मेजरमेंट प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या ये है। इन केस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन को आप मीज कर सकते हो, मतलब कि कितना चेंज आया वो मीज़र कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट। जैसे कि पहले इतनी मशीन्स थी, अब इतनी मशीन्स है, पहले इतना पैसा था मेरे बैंक अकाउंट में, अब इतना पैसा है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के केस में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर विच आर अफेक्टेड ह्यूमन प्रोडक्टिविटी आर क्वालिटेटिव। जो भी फैक्टर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होते हैं वो मोस्टली तो क्वालिटेटिव है। ठीक, जैसे कि एबिलिटीज़ की बात कर लें, हम लोग स्किल्स की बात करें, कैसे नापोगे, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई क्वांटिटी में थोड़ी ना, यूनिट्स में थोड़ी ना जिन्हें नापा जा सकता है। तो मेजरमेंट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस हो जाता है। तो ये क्या कहता है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। 3 नंबर में केस बेस्ड क्वेश्चन जहां तक है इससे आपका आ सकता है। तो अब ये कहता क्या है, देखो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर हम बात करें, दो सिमिलर से लगने वाले कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ये बात लिखी भी है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट साउंड सिमिलर बट इट इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। ये दोनों सिमिलर तो लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ, ठीक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहता है कि हमें जो है, ऐसे ऐसे समझ चलो, ये ह्यूमन कैपिटल है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि भाई हमारे देश में, भारत में जितने भी लोग रहते हैं इन सबको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए। ठीक, जैसे जैसे इन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इन्हें अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश सा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि भाई हमारे देश के लोगों को ठीक अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी हेल्थ दो, इससे जीडीपी बढ़े ना बढ़े, ह्यूमन वेलबींग होगा, मतलब लोगों का भला होगा। ठीक, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है। तो अब इस चीज़ को ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर करता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो मीन्स है टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। तो वही चीज़ हमने यहाँ देखी। ह्यूमन कैपिटल क्या कह रहा है कि लोगों को पढ़ाओ, लोगों को लिखाओ, ताकि जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ पाए। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो इनकी इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से जीडीपी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है कि लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, इससे जीडीपी इंक्रीज़ होना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का भला तो होगा। ठीक, ह्यूमन वेलबींग तो होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि हर इंसान के पास, हमारे देश के अंदर हर नागरिक के पास ये बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे या ना करे। वहीं पे अगर हम देखें, ह्यूमन कैपिटल जो है वो ट्रीट करता है ह्यूमन बींग्स को एज अ मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। हाउएवर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्फ, ह्यूमन बींग्स अपने आप में ही सब कुछ है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर इन्वेस्टमेंट एन इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव, इट डज नॉट एनहांस आउटपुट। मतलब ह्यूमन कैपिटल कहता है एजुकेशन और हेल्थ में पैसा करने का, खर्च करने का तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक इससे जीडीपी ग्रोथ ना हो, प्रोडक्टिविटी ना बढ़े। ठीक, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ये नहीं कहता है। हाउएवर ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेलफेयर। ये कहता है एजुकेशन और हेल्थ में अगर हम खर्चा करेंगे तो उससे देश का वेलफेयर, देश के लोगों का भला होगा। तो ये इसमें हमारा दे रखा है। ये डिफरेंस हो गया ह्यूमन कैपिटल का और हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अब अगला टॉपिक जो है, इसमें 2-3-4 टॉपिक बचते हैं, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।